हेलो गाइज, मैं नितेश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एलसीसी अड्डा पर। दोस्तों, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। यानी जितना तुम मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छे मुकाम को हासिल करोगे। तो आपको आप जितना संघर्ष करोगे आपको उतनी ही ऊंचाई हासिल होगी। ठीक है ना। तो दोस्तों, हम आज चैप्टर 2 क्लास 9th का चैप्टर 2 एनसीईआरटी चल रहा है। आज हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। पहला चैप्टर हमने काफ़ी अच्छे तरीके से ख़त्म कर लिया है। आपने नहीं देखा तो जाइए, आप लोग देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। लेकिन अब हम क्लास 9th का दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो बात आ जाती है कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्या है पॉलिनोमियल। तो देखिए, जो हमारा पॉलिनोमियल होता है ना, पॉलिनोमियल ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक तो पॉलिनोमियल, पॉली, और एक होता है इसमें नोमियल। एक क्या होता है? नोमियल। एक पॉलिनोमियल्स में एक पॉली और एक नोमियल। ठीक है। अब पॉली का मतलब ये होता है मेनी, पॉली मतलब होता है मेनी, नोमियल्स मतलब होता है एक प्रकार से टर्म। पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? टर्म होता है। अब यहाँ पर एक वर्ड आ जाता है, टर्म क्या होता है भाई? मेनी का मतलब तो समझते ही हो कि बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहा है, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा है वही मेनी होता है। लेकिन यहाँ पर टर्म की बात कर लेते हैं। तो टर्म जो होता है ना, ये होता है कॉम्बिनेशन। क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। मतलब टर्म जो होते हैं वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि भाई ये वेरिएबल क्या है और कोफिशिएंट क्या है। तो इसमें भी बहुत झाम नहीं है। आप तो यही सोच रहे होगा कर ये कहाँ से नए नए वर्ड्स निकल के आ रहे हैं, कहाँ से ये नए नए वर्ड्स निकल के आ रहे हैं। तो भैया घबराने वाली बात नहीं। तो पॉली मतलब होता है मेनी, नोमियल्स मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। अब देखो, इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब एक वर्ड आया है वेरिएबल और एक आया है कोफिशिएंट। तो वेरिएबल और कोफिशिएंट को भी समझ लेते हैं। तो देखो, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल्स मतलब ये होता है, और एक इसी के साथ आता है कोफिशिएंट, या यूँ कह लो एक हमारा ये हो गया, एंड दूसरा होता है नॉन वेरिएबल। क्या होता है? नॉन वेरिएबल। क्या होता है बच्चों? नॉन वेरिएबल्स। ठीक है। इसी का दूसरा नाम होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं हम क्या? कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। नॉन वेरिएबल को ही कोफिशिएंट बोलते हैं। अब देखो, वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल का मतलब बच्चों ये होता है कि जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है। वैल्यू चेंजेबल। क्या होता है? वैल्यू चेंजेबल। जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है वो होता है वेरिएबल। वेरी मतलब बहुत सारी, इसका मतलब इसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है। इसका मतलब है साफ साफ कि इसमें कौन से वर्ड्स आ सकते हैं बच्चों? इसमें आ सकता है आपके जितने भी मतलब कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सारे आ सकते हैं, या लेटर्स आ सकते हैं। जैसे बात कर लेते हैं कि एक्स, वाई, जेड, ये सारे क्या है? इनका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है। कोई एक क्वेश्चन होगा उसमें इसका वैल्यू एक्स का वैल्यू 2, 3, 4, 5 आता है, किसी में कुछ और आता है। तो ये वेरिएबल्स होते हैं, इनका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है। यानी अलग अलग सिचुएशन पर अलग अलग उसकी वैल्यू आएगी। यानी डिफरेंट सिचुएशन तो डिफरेंट वैल्यू। ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, आगे हम बात करते हैं। दोस्तों, लाइट चली गई है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। अब देखिए, अब ये होता है एक्स वाई जेड, मतलब जो होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। अब इसके बाद आता है नॉन वेरिएबल या फिर कोफिशिएंट। तो देखो, इन दोनों क्या बोलते हैं, इन देखो तो वेरिएबल या नॉन वेरिएबल्स या कोफिशिएंट। तो जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होता है, जिसका वैल्यू ना तो कम होगा ना तो ज़्यादा, यानी जो जितना होता है उतना ही रहे, उससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे मैं कह देता हूँ 1, 2, 3,
तो इनका वैल्यू कभी चेंज होगा? कभी चेंज हो सकता है? बताइए, कभी चेंज होगा? कभी नहीं चेंज हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी का वैल्यू तुमने निकाला 5 आया, तो ये 5 होता है, ये 5 ही रहेगा। 5 कभी भी 4 या 3, 4.1, 5.1, -5 कुछ नहीं हो सकता। 5 ही रहेगा। तो ऐसे जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन वेरिएबल्स बोलते हैं या कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पॉलिनोमियल्स, पॉली मेनी होता है, नोमियल्स मतलब जिसके टर्म्स होते हैं। टर्म्स में यहाँ पर हमने सीखा कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। अब मैंने यहाँ पर बताया वेरिएबल जो होता है जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, इनका वैल्यू चेंज होता रहता है। लेकिन जो नॉन वेरिएबल होता है उसी को कोफिशिएंट बोलेंगे, और वही हमारा होता है 1 2 3, जिनका वैल्यू हमेशा चेंज नहीं होता है, इनका वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होता है। लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं उनका वैल्यू चेंज होता रहता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं टर्म की। क्या बात करते हैं? टर्म क्या होता है? तो देखो, टर्म जानते हो क्या होता है? देखो, टर्म को उठाते हैं। टर्म जो होता है, जब भी कोई भी नंबर जो होगा ना वो प्लस या माइनस से अलग होंगे, प्लस या माइनस से अलग होंगे, वही हमारा टर्म्स होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक लिख दिया 3x प्लस 4y माइनस 3z, तो तुमने यहाँ पर देखा प्लस या माइनस से जो अलग हैं वही होते हैं टर्म्स। देखो प्लस लगा है ना, तो इसका मतलब एक टर्म ये है, फिर प्लस के बाद एक टर्म ये है, फिर माइनस के बाद एक टर्म ये है, तो इसका मतलब इसमें कितने टर्म्स हैं? कोई पूछे कितने टर्म्स हैं, तो इसमें एक टर्म ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। तो कोई पूछे कि इसमें कितने पॉलीनोमियल्स हैं, नंबर ऑफ पॉलीनोमियल्स, तो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। मतलब यहाँ पर टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, तो 3 टर्म्स हैं। ठीक है ना, बात समझे टर्म क्या होता है? ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। आगे कौन सा वर्ड आता है? कोफिशिएंट को ही थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। कोफिशिएंट को कैसे पहचाना जाता है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम यहाँ तक इसको पहले हटाते हैं। ठीक है, देखो कोफिशिएंट को देख लेते हैं। कोफिशिएंट कोफिशिएंट ये कहता है कि कभी भी कोई वेरिएबल हो और उसके साथ में कोई कांस्टेंट लगा हो। जैसे ये कांस्टेंट, कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2x²। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो नंबर है ये कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट है। और इसके बाद ये x² जो है वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल, क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पर याद रखना कि कोफिशिएंट मतलब ये होता है कि जो कांस्टेंट होता है वही होता है हमारा कोफिशिएंट। देखो अगर मैं यहाँ पर पूछ लेता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x², क्या पूछ लेता हूँ? कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या पूछता हूँ? कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू, तो कितना बताओगे? 2। नहीं समझ में मेरी बात? कोफिशिएंट वो होता है जो कि किसी भी वेरिएबल के साथ लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पूछा कि कोफिशिएंट ऑफ x², तुम क्या बताओगे? 2 बताओगे। क्या बताओगे? 2। तो कोफिशिएंट आपको समझ में आया कोफिशिएंट क्या होता है? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसमें भी और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया 7x² प्लस 2x प्लस 9। ठीक है, इसमें पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ x², तो तुम क्या कहोगे? कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? तो 7। तो 7 आंसर। मैं पूछ लेता हूँ कोफिशिएंट ऑफ क्या? x², नहीं बल्कि इस बार x। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? तो 2 बोलोगे। ठीक है, बात समझ आई? और यहाँ पर कांस्टेंट सिर्फ, तो ये वाला सिर्फ तो हमारा कांस्टेंट ही है। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, ये तो पता ही है। ठीक है, तो बात समझ में आया कि कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट को हम कैसे निकालते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या है इसमें जी? आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसको हटाते हैं फटाक से, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओहो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में तुम्हें क्या पढ़ना है? पहला तो इसमें हम देखेंगे टर्म। क्या देखेंगे? एक इसमें पहला हमको इसमें देखना है टर्म, या टर्म्स लिख लो या दूसरा हमको देखना होगा इसमें डिग्री, या वेरिएबल कह लेते हैं, वेरिएबल। और तीसरा हम देखेंगे टर्म हो गया वेरिएबल, एक डिग्री देखना पड़ेगा।
सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहाँ कहाँ से नए नए वर्ड्स आ रहे हैं तो ऐसे इसमें वर्ड्स निकलते रहेंगे। टर्म तो मैंने बता दिया कि टर्म क्या होता है। टर्म मैंने आपको बताया या नहीं बताया? टर्म मैंने आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं अब और अच्छे से। तो देखो टर्म क्या होता है। टर्म मैंने बताया कि जो प्लस या माइनस से अलग होगा वही टर्म्स होता है। तो हम एक यहाँ पर पॉलिनोमियस को ले लेते हैं। पहली बात तो याद रखो, पॉलिनोमियस जो भी होगा उसको हमेशा ऐसे लिख करते हैं p, और उसके साथ हमारा देखना कि उसमें वेरिएबल क्या है, वो तो p ऑफ x ऐसे लिखते हैं लोग, ठीक है ना। अब देखो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं इसके लिए, 7x² + 2x + 9 ये लिख दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा। अब मैं यहाँ पर पूछूँ टर्म कितने हैं, तो टर्म क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3, तो इनके नाम भी होते हैं। तो टर्म में जो आप बात कर लेते हैं टर्म में, अगर टर्म एक है, अगर इफ वन टर्म, कितना टर्म होगा, वन टर्म, तो उसको हम क्या नाम बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है मोनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, मोनोमियल। अगर टर्म हमारे 2 टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं बच्चों, 2 टर्म्स, तो उसको बोलते हैं बायनोमियल। क्या बोलते हैं, बायनोमियल्स। अगर 3 टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स, तो उसको बोलते हैं हम क्यूबिक। क्या बोलते हैं, क्यूबिक। क्या बोलेंगे, सॉरी ट्राइनोमियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियस। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियस बोलेंगे। समझ में आई बात। ऐसे ही आगे चलता रहेगा, ऐसे ही आगे भी चलता रहता है। अब देखो इसको जान लेते हैं, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अगर 1 टर्म्स है तो उसे मोनोमियस बोलते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया सिर्फ 2x, या मैं कह सकता हूँ 3x, या मैं कह दूँ 5y। तो ये सब अपने यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है। कितने टर्म है, एक ही टर्म है, प्लस या माइनस से तो अलग नहीं है। तो ये 1 टर्म्स होता है। 2 टर्म्स में बात कर लेते हैं, जिसमें 2 टर्म्स होंगे कम से कम। जैसे मैं लिख देता हूँ 2x + y, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ कि 3x + 1, तो ये क्या है, 2 टर्म्स है। देखो प्लस या माइनस से अलग होने पर वो हमारे टर्म्स बन जाते हैं। तो 2 टर्म्स है, तो एक टर्म 1 2, यहाँ पर 1 2, तो 2 टर्म्स हो गया। आगे है हमारा ट्राइनोमियस। तो ट्राइनोमियस में 3 टर्म्स होंगे। इसको हम बात कर लेते हैं, इसमें कह देता हूँ कि 3x + 4y + 9। तो देखो यहाँ पर 1 2 3, तो 3 टर्म्स हैं, तो यहाँ पर हो गया ये हमारा ट्राइनोमियस। क्या हो गया, ट्राइनोमियस। ज़्यादा होंगे तो फिर पॉलिनोमियस में आ जाता है। तो पॉलिनोमियस में क्या होता है कि अगर ये हमारे 3 टर्म्स होते हैं, 3 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, तो सारे के सारे हमारे वो पॉलिनोमियस में भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 3 टर्म्स है, तो उसको हम ट्राइनोमियस भी बोल सकते हैं या बोलते हैं ही, ठीक है। इसके बाद अगला हम टॉपिक बात कर लेते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल को भी जान लेते हैं। वेरिएबल तो आसान है, अब तो सीख गए होगे। वेरिएबल तो हम इसको हटाते हैं, वेरिएबल सिखाते हैं कि वेरिएबल कैसे हम बताते हैं। देखो हटाते हैं 1 टर्म्स, तो हमारा मोनोमियस 2 है, तो फिर बायनोमियस 3 है, तो ट्राइनोमियस। अब देखो, अब बात आती है, इसको हटा देते हैं, अब वेरिएबल्स की बात करते हैं। अब किसकी बात करेंगे, वेरिएबल्स की बात करने वाले हैं। तो देखो वेरिएबल मैंने बताया कि जो हमारा प्लस या माइनस से अलग होता है। तो देखो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि 2x + 1, ठीक है, एक ये लिखा। एक लिखता हूँ मैं 2x + 4y, एक लिखता हूँ 3x + 9y + 4z, ठीक है। अब मैं यहाँ पर तुमसे पूछता हूँ, देखो वेरिएबल का मतलब कि जो जिसका वैल्यू बदलता रहता है। तो यहाँ पर ऐसा कितने नंबर्स हैं जिसका वैल्यू बदल सकता है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है, एक ही ऐसा हमारे पास वेरिएबल है जो कि चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर ये कैसा है, तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल्स ऑफ कैसा, इन 1 वेरिएबल। क्या बोलेंगे, ये हमारा पॉलिनोमियल्स तो है ही, पॉलिनोमियल्स तो है ही, तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोल सकते हैं जिसकी पावर 1 होती है, तो उसको हम बोल सकते हैं क्या, लीनियर पॉलिनोमियल्स। अगर हमें इसे बोलना है तो हम इसको लीनियर भी बोल सकते हैं, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, तो सीधा सीधा बताओगे कि ये 1 वेरिएबल का है। कितने वेरिएबल का है, 1 वेरिएबल का। कितने वेरिएबल का बच्चों, तो 1 वेरिएबल का, राइट। ये है 1 वेरिएबल का। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 2x है, 4y है, तो यहाँ पर एक हमारे पास वेरिएबल x है और एक y है। तो ये हमारा वेरिएबल कैसा है, 2 वेरिएबल्स हैं। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, राइट। इसके बाद तीसरा हमारे पास आ रहा है कि 3x 9y 4z। तो एक यहाँ पर x है, एक यहाँ पर y है और एक z है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। तो ये हमारा कैसा पॉलिनोमियल्स है, इसमें 3 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल्स है। कैसा है, 3 वेरिएबल्स का हमारे पास ये
पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स में भी कुछ नाम्स होते हैं, उनको भी देख लेते हैं, इनके भी कुछ नेम्स होते हैं, उनको भी अब हम जान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम निकालते हैं, वो तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बात कर लेते हैं डिग्री की। तो वेरिएबल्स जितने होंगे उसमें वो गिन के बता देना है, वही होता है वेरिएबल्स। अब आगे हम बात करेंगे डिग्री की। अब देखो डिग्री क्या होता है, अब हम बात करने वाले हैं डिग्री की। डिग्री क्या होती है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल होगा उसका जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारा डिग्री होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पर x+1। ठीक है, एक लिखता हूँ मैं यहाँ पर 2x² + 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ पूछना है तुमसे, बताना भी है। देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पर x वेरिएबल है, लेकिन इसकी पावर कितनी है भाई? कुछ नहीं, पावर इसका मतलब 1 तो है ही ना। अगर x है उसकी पावर कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 तो होता ही है ना। तो x की पावर 1 होता है, तो इसको हम बोलेंगे कैसा पॉलीनोमियस है, तो ये लीनियर पॉलीनोमियस है। ठीक है, जिसकी पावर 1 है। तो जब 1 पावर होती है तो उसको कैसे बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलीनोमियस। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर पॉलीनोमियस बोलते हैं। क्या है ये हमारा? लीनियर। और यहाँ पर डिग्री कितनी है इसकी? जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर x ही है, x है ना, और इसकी x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 ही तो है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो x की हाईएस्ट वैल्यू होगी, पावर, वो क्या है? 1 है। तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 1 होगी। डिग्री क्या है इसकी? डिग्री क्या है? तो क्या बताओगे इसकी डिग्री? इसकी डिग्री 1 है। इसकी डिग्री क्या है? 1 है। अब देखो दूसरा, जब भी हमारे पास वेरिएबल्स हो, कितने भी हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर देखेंगे किसकी हाईएस्ट पावर है तो वो ही हमारा बन जाता है। तो यहाँ पर जब पावर 2 होगी, हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर? 2। तो जब हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियस। क्या बोलते हैं उसको? क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियस। ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है डिग्री की? तो 2 ही बोलेंगे। क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी हाईएस्ट पावर। ठीक है, बात समझाइए। इसके बाद देखते हैं अगर पावर कभी 3 आ जाए, क्या हो? हाईएस्ट पावर 3। यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ax³ प्लस, या 9x³ कर देते हैं, प्लस 2x² प्लस 9x + 1। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये हमारा जो हो जाएगा ये क्यूबिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियस। कैसा होगा? पॉलिनोमियस। अच्छा, मैं इतनी कहानी बता डाला, एक चीज़ और जान लो कि कभी कभी पॉलिनोमियस होते कौन से हैं, किनको हम पॉलिनोमियस कहेंगे, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो यहीं तक क्लियर कर लो कि हमारा जो 9x² + 2x² + 9x + 1 आया, ये क्या है? यहाँ पर हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 हो रही है, इस वजह से ये क्यूबिक पॉलिनोमियस हो जाएगा। क्लियर हुआ बात? यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ हो तो बच्चा पूछ लो। ठीक है, अच्छा एक और भी बता देते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियस किसको बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियस। क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियस। इसको भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। आसान है। कांस्टेंट पॉलिनोमियस मतलब ये होता है कि जिसमें, कांस्टेंट पॉलिनोमियस मतलब ये हो गया कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट हो, वेरिएबल ना हो, उसे बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ कि क्या लिखें, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिर्फ 3, ये 3। तो बताओ ये 3 कांस्टेंट पॉलिनोमियस है या नहीं है? पॉलिनोमियल्स है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि सर जी इसके साथ हम 3 और x की पावर में 0 लिख सकता हूँ। नहीं लिख सकता हूँ? बोलो, लिख सकता हूँ कि नहीं सकता हूँ? तो 3x की पावर 0। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो इसी सिचुएशन में हमारा इस x की पावर 2 आया, 0 आया ना, तो इसका मतलब ये जो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियस, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो मैं इसकी जगह पे अगर 1 रखता हूँ तो क्या आ जाता है? 3। तो याद रखना कि जो 3 होता है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियस है। तो 3 भी, जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी अपने आप में भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियस होते हैं। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुआ है? अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे जो लाइक का बटन है ना, उसको दबाना मत भूलो, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो। ठीक है ना? अरे तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, अरे तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, जितना भुलाना चाहा
जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए, हर तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। अच्छा देखो, पॉलिनोमियल्स की बात कर लेते हैं। तो पॉलिनोमियल्स याद रखना कि पॉलिनोमियल्स वही होंगे, पॉलिनोमियल्स देखो सब जितने भी होंगे इस टर्म में उसको सब पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते हैं, इसलिए पॉलिनोमियल्स को समझना जरूरी है। पॉलिनोमियल्स वही हो सकता है जिसमें क्या हो, वेरिएबल हो। या मैं पहले कांस्टेंट लिख देता हूँ, क्या लिख देते हैं, कांस्टेंट, और उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या हो, वेरिएबल हो, क्या हो, वेरिएबल्स हो। ठीक है, वेरिएबल हो सकता है या वेरिएबल्स भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। और इसका जो पावर आएगा हमेशा, इसका पूरे का पावर नहीं कह सकता हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी पावर कहूँगा। वेरिएबल की जो पावर होगी, वेरिएबल की जो पावर होगी, ये जो है हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर। अगर ये सिचुएशन बनेगी बच्चा, तभी हमारा जो है वो पॉलिनोमियल्स होगा। अगर यही सिचुएशन सिर्फ होल नंबर, होल का मतलब 0 1 2 3 4 माइनस में नहीं होना चाहिए। सिखा चुका हूँ, पहला चैप्टर नहीं पढ़ा तो आप लोग देख लो, उसका इंट्रोडक्शन मैंने बताया हूँ, यहीं से स्टार्टिंग हुई थी। देखो अब पॉलिनोमियल्स बनने के लिए मैंने कहा कि यहाँ पर अगर मैं ऐसा एक सेंटेंस लिख देता हूँ 3x की पावर 2, तो क्या ये पॉलिनोमियल्स नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? कांस्टेंट होना चाहिए, है कांस्टेंट, और इसके बाद वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल भी है यहाँ पर हमारे पास, उसका पावर होल नंबर होना चाहिए, तो ये भी देखो एक होल नंबर ही है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स होने के लिए ये चीज़ कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कभी ऐसे नहीं होना चाहिए 3x की पावर -2, तो क्या ये पॉलिनोमियल्स होगा? जी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि होल नंबर ये -2 जो आया ये होल नंबर नहीं है। पावर कभी भी रूट में नहीं होने चाहिए। मैं अगर ऐसे लिख देता हूँ 3x की पावर √2, तो ये भी ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अगर मैं लिख देता हूँ 3√x, तब भी नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं इसको 3x की पावर, ये रूट को मैं ऊपर 1/2 लिख सकता हूँ, तो x की पावर अपान में आ गया ना, तो ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल्स को तुम्हें अच्छे से समझना ही पड़ेगा कि क्या होता है पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब आप काफ़ी अच्छे तरीके से इन चीज़ों को बता सकते हो कि कौन सा हमारा पॉलिनोमियल्स होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और भी डिस्कस कर लेते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ तक कुछ बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो हम अब डिस्कस करेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो इसको फटाक से हटाते हैं। तो अब हम देखते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स देखते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? बहुत आसान है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स दिया है, अगर उसको हम इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो यक्स या जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा उसका वैल्यू अगर 0 आता है तो वो हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है। या यूँ कह लो कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स दिया होगा p ऑफ x, वो किस नंबर पर, ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा हमारे पास कांस्टेंट है, ऐसा कौन सा कोफिशिएंट है जिसको हम रख दें तो हमारा 0 के इक्वल आ जाए, वो होता है हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। सपोज करो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, हमारे पास p ऑफ x एक दिया हुआ है, ऐसे क्या है, x² माइनस x ले लेते हैं, x² माइनस 2x ले लेते हैं, 2x। ठीक है, ये है। अब मुझे ये बताना है कि ये किस नंबर पर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स बन सकता है। तो कुछ नहीं, बहुत आसान है। अरे बहुत आसान है, वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जरा इसको करते हैं। तो देखो, जब भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स बताना है तो याद रखें कि जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स दिया होगा उसको हमेशा हम किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल, क्योंकि हमको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स बताना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो p ऑफ x दिया उसको यहाँ पर रखो, इक्वल टू 0 करो। इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चा, तो साफ साफ x दिख रहा है, बचा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आगे तो क्रिया क्या करना है, इफ़ x इक्वल टू 0 पहला हो जाएगा, और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 आया। यानी
यहाँ पर यस के दो वैल्यू आए, एक तो 0 आया और एक हमारे पास 2 आया। इन दोनों में से हम कोई भी वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये 0 ऑफ पॉलीमर्स दे देगा। कैसे चेक कर लेते हैं, हमारे पास जो दिया था पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो हम पहले इसमें p 0 रख के देखते हैं। तो ये 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो ये 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, तो 0 आप पॉलीमर्स बन गया ना, किस वैल्यू पर, यस की 0 वैल्यू पर। सेकेंड हम रखेंगे p 2 पर भी देख लेते हैं, तो 2 का पावर 2 माइनस 2 इंटू 2, तो 2 2 4 माइनस 4 विल बी 0। अब यहाँ पर भी हमारा 0 आया, देन p ऑफ 2 भी हमारा 0। इसका मतलब कि जो 2 वैल्यू आई है और x की वैल्यू जो 0 आई है, ये दोनों हमारे क्या हैं, 0 ऑफ पॉलीमर्स हैं। किसके लिए, p ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 पर। तो बताओ बच्चों, अब अगर आपको 0 ऑफ पॉलीमर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पता चल गया ना। कभी कभी कहेगा कि ये 0 ऑफ पॉलीमर्स है, तो अगर 0 ऑफ पॉलीमर्स है तो इधर से कुछ वैल्यू नहीं दिया होगा, उसको निकालना होगा, ठीक है ना। तो ये भी कुछ वैल्यू और भी इसके साथ में कुछ नहीं देगा इन्फॉर्मेशन, तो उसको हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी सिचुएशन दे सकता है। बाकी अभी सिर्फ इतना ही समझिए कि 0 ऑफ पॉलीमर्स होता क्या है, सीधा सीधा उसको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लो, वही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम आगे चलते हैं, आगे हम सीखेंगे कि 0 ऑफ पॉलीमर्स के बाद अगला क्या आता है, ज़रा देख लेते हैं। इसके बाद हमें सीखना है एक लास्ट में हमें रिमाइंडर थ्योरम। क्या सीखना है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। तो जल्दी से इसको हटाते हैं, आज सिर्फ उसी डिस्कस करेंगे लास्ट टॉपिक। इसके बाद बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है इसमें, उसको हम इंट्रोडक्शन सेकंड पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लास्ट है, घबराइए मत, बस पास में है। और तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है ना, ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं। भाई पढ़ाई हमेशा मुस्कुराते हुए करो, ठीक है ना। खास तौर से मैथ तो हमेशा मस्ती के मूड में लगाओ। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम, व्हाट इज क्या होता है, ये क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम। अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम ये हमारे साथ बहुत मजाक कर रहा है। देखो ये वाला सिस्टम कभी पढ़ा है तुमने, इसको पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। अगर हम कह देते हैं कि 7 का डिवाइड करना है 2 1 नहीं बल्कि 2 5 में, तो तुम ले जाओगे 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, माइनस कर दोगे तो कितना आया 4। इसका मतलब कि जिसका हम डिवाइड करते हैं वो तो हमारा डिविडेंट होता है, सॉरी डिवाइज़र होता है। जिस पे करते हैं वो डिविडेंट होता है, और जितना आता है क्वोशिएंट होता है, और जो बचता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। तो जो रिमाइंडर थ्योरम होता है, हमको पता है कि अगर हम 25 को इक्वल टू कितना होना चाहिए, 7 इंटू 3 और +1। ये चीज़ हमने पढ़ा ना कि अगर हमें इसको देखना है कि हमने सही किया है गलत, तो हम यही तो करते थे। तो याद रखना कि जिसका हम डिवाइड करते हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ये है डिविडेंड, जिसमें डिवाइड किया जाता है, तो ये होता है हमारा डिविडेंड। क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू, ये 7 क्या था, 7 हमारा डिवाइज़र था। क्या था, डिवाइज़र, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 क्या था हमारा, क्वेश्चन था। क्या था, क्वेश्चन था। क्या था, क्वेश्चन। इसके बाद जो नीचे आया था ये क्या था हमारे पास, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को हमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। बताओ कोई दिक्कत, बताओ कोई प्रॉब्लम हुआ, इसको थोड़ा हटा देते हैं। तो बच्चा ये जो हमारे पास आया, यही होता है हमारा क्या, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम के लिए हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ और भी जान लो कि जब हमारे पास ऐसे कुछ होता है, ये R ऐसे होता है, तो ये जो पार्ट्स होता है ना, जिसमें डिवाइड करते हैं वो P ऑफ x होता है।
जिससे करते हैं वो जी ऑफ एक्स होता है। जो यहाँ पर आता है उसको क्यू ऑफ एक्स बोलते हैं, और यहाँ पर जो होता है इसको आर ऑफ एक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ तो आएगा ना रे बाबा, तो वो होता है। तो इसको हम दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हैं और करके कि जो ये हमारा डिविडेंड था ये वाला था, यानी कि पी ऑफ एक्स, क्या बोल सकते हैं इसको हम, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जो डिवाइज़र है क्या था, जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स इंटू क्वेश्चन क्या है, क्यू ऑफ एक्स, तो क्यू ऑफ एक्स और प्लस रिमाइंडर क्या है, आर ऑफ एक्स। आर ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जी चीज़। तो ये होता है बच्चा हमारा रिमाइंडर थ्योरम। कोई दिक्कत है, बहुत आसान, बहुत ही प्यारा, आप बहुत ही आसानी से सीख रहे होंगे, बहुत ही मस्ती के साथ, बस मस्ती, ऐसे ही मस्ती 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 ऐसे। तो आप इसे एकदम से अपने दिमाग में बैठाओगे इस थ्योरम को और इस फार्मूले को भी, कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। बात क्लियर हुआ बच्चों, बात क्लियर हुआ। तो हम एक इसी पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं डिवाइड करके कि आखिर ये कैसे काम करता है। तो आपको इसको दिमाग में रखना है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सीखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सीखते हैं। हटाते हैं इसको फटाक से। अब हमारे पास दिया हुआ है एक पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कितना है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, एंड जी ऑफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है एक्स माइनस वन। क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वन। तो हमें बताना है इसका रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से रिमाइंडर कितना आएगा, क्या आएगा, रिमाइंडर बताना है। तो देखो रिमाइंडर बताने के लिए अभी मैंने बताया था फार्मूला कि जब पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दिया हो तो हम इस फार्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालना है उस चीज़ को देखो, इसके तरीके बहुत से हैं। रिमाइंडर बताना है तो जो पी ऑफ एक्स होता है वो ये वाला होता है, जी ऑफ एक्स जो होता है वो ये वाला होता है। तो हम इसको डिवाइड करके डिवाइजर से भी बता सकते हैं। तो हम पहले तो इस मेथड से देख लेते हैं। तो अगर इसे डिवाइड करना है तो मैंने बताया ऐसे करना है, और ये जो जी ऑफ एक्स है इसको यहाँ पर रखना है एक्स माइनस वन, जो ये चीज़ है इसको अंदर लिखना है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। इसके बाद क्या करना है, देखना है एक्स है इसको डिवाइड करना होता है, इसमें यक्स को इसमें डिवाइड करना होता है। जबकि तुमने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा इस चीज़ को कि यक्स पहला सिर्फ टर्म उठाना है और इसके पहले वाले टर्म में ही डिवाइड करना है। तो थ्री एक्स स्क्वायर में एक्स का डिवाइड करो, पहली बात तो ये प्लस में है ये भी प्लस में, तो यहाँ पर तो प्लस में ही आएगा जो आएगा नंबर। अब थ्री एक्स स्क्वायर पहला टर्म में इस पहले वाले टर्म का डिवाइड कर दो, तो थ्री एक्स स्क्वायर में जब तुम एक्स से डिवाइड करोगे तो एक एक्स कट जाएगा, तो कितना आया थ्री एक्स। इसका मतलब कि हम प्लस का थ्री एक्स बार ले जाएंगे। तो प्लस का थ्री एक्स हुआ तो यहाँ पर मल्टीप्लाई वापस से होगा तो थ्री एक्स स्क्वायर। अब फिर थ्री एक्स का इसमें भी होगा तो थ्री एक्स के साथ माइनस का थ्री एक्स, तो माइनस का थ्री एक्स के वाले के नीचे जब घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। थ्री एक्स स्क्वायर से थ्री एक्स स्क्वायर कैंसिल, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास फोर एक्स और माइनस का वन नीचे आ जाता है। इसके बाद फिर से वही काम करना, यक्स का इसमें डिवाइड करना है। तो जब यक्स का इसमें डिवाइड करेंगे फोर यक्स में, पहले वाले टर्म में ही डिवाइड करना होता है, तो यक्स से यक्स कैंसिल, कितना आया फोर। अब ये भी प्लस में ये भी प्लस, प्लस प्लस का यहाँ पर प्लस हो जाएगा और कितने बार जाएगा फोर बार, तो यहाँ पर हम फोर रखेंगे। फोर को वापस से दोनों में से तो फोर यक्स हो जाएगा और उसमें होगा तो माइनस का फोर हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर साइन चेंज होगा, माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा, ये हमारा फोर एक्स प्लस का फोर प्लस का माइनस का वन, तो कितना आ जाएगा थ्री। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना आया, इस मेथड से हमने किया तो यहाँ पर जो यही आया बच्चा, यही तो रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर विल बी थ्री आया। अब हम देखेंगे इसको क्वेश्चन को और दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि जो भी हमारे पास जी ऑफ एक्स दिया होगा उसको हमेशा किसके इक्वल कर देना है, जीरो के। तो यक्स जी ऑफ एक्स कितना है, एक्स माइनस वन, तो यक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यक्स इक्वल टू कितना आया वन, कितना आया वन। अब जो यक्स बराबर वन आया है ना, इसे इस इक्वेशन में रखना है, यानी x बराबर इसमें रख देना है। तो p ऑफ x में जब रखोगे x बराबर, तो p वन ब्रैकेट में हो जाएगा क्योंकि इधर भी रखना है, इधर रखो थ्री इंटू वन का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस नहीं बल्कि प्लस, प्लस कितना हो जाएगा वन और माइनस का वन, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो ये तो हो जाएगा हमारा थ्री और वन का स्क्वायर वन, वन इंटू थ्री और प्लस का वन और माइनस का वन, माइनस प्लस कैंसिल, कितना आ गया हमारा आंसर थ्री। तो इधर से भी हमारा जो रिमाइंडर आया, जो p का वैल्यू आता है वही हमारा रिमाइंडर हो गया।
बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। तो हम इस मेथड से हम इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी समझ में नहीं आया, धीरे धीरे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन होंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से ये सब समझ में आ जाएगा। अब देखो इसको हटाते हैं, एक थोड़ा सा और क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी इस रिमाइंडर थ्योरम से करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। इस मेथड से बड़ा हो जाता है, जब बहुत बड़े क्वेश्चन होंगे तो उसको हम जो भी मेथड समझ में आए उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिलहाल हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं, समझ में आया ना, देख लो ध्यान से। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। हो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अब देखो ध्यान से, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें जो कह रहा है जी ऑफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है, कितना है जी ऑफ एक्स, देख लेते हैं जरा, a-1। जी ऑफ एक्स भी हमारे पास दिया हुआ है, जी ऑफ a-1 दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल है वो a चल रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पर a रखा गया है। मैंने क्या कहा था, जी ऑफ a दिया होगा हमेशा, उसी को हमेशा यहाँ पर a है वही सिर्फ 0 बराबर रखना है, यानी a-1 = 0, तो a = हमारे पास आया 1। जो a = 1 आया इसी को हमें वापस से इसमें रखना होता है, तो इसमें रखो p ब्रैकेट में 1 = a मतलब 1, तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 का स्क्वायर। ये 2 बार स्क्वायर कैसे आया, 3। एक काम करते हैं, इसको 4 कर देते हैं। ठीक है, ये 4 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, ये 2 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा पावर 3, ये 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। 1 का 4 मतलब 1 ही आएगा, 1 माइनस का 2 × 1 का स्क्वायर 1, तो 2 × 2 ही होगा, प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1 2 2 हो जाएगा। और ये 2 1 2 3 4, यानी कि 4 - 2, तो कितना आ गया 2, यानी कि हमारा P1 आया 2। कोई दिक्कत, तो भैया नो दिक्कत। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी आपको रिमाइंडर थ्योरम भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो हमने क्लास 9th का पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने आज हमने इंट्रोडक्शन सीखा। ये क्या था, इंट्रोडक्शन था भैया, क्या था, इंट्रोडक्शन था फर्स्ट। कैसा इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन फर्स्ट था। अब हम सेकंड भी लेकर आएंगे बहुत ही जल्द। तो आप इस वीडियो के लिए अगर अच्छा लगा है तो नीचे लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है ना, और हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। कोई प्रॉब्लम है आपको इस इंट्रोडक्शन में, इस लेक्चर में, तो आप लोग नीचे जो कमेंट है, कमेंट बॉक्स है ना, उसको लिखो, वो आपके लिए ही खुला छोड़े हैं हम लोग। ठीक है ना, तो बाकी बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।